चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा भौतिक विज्ञान 11वीं का प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है और हम इसके आज आंसर शीट व एनालिसिस आपको बताने वाले हैं। आपकी पिछली वीडियो में आपने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया, रेस्पॉन्स दिया, इसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको क्लास नंबर 11th भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में इसका एनालिसिस करते हैं कि पेपर में क्या रहा, किस लेवल के रहे और क्या क्या इसके आंसर है। तो आप वीडियो को देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके कि 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी आपके 4। ठीक है, तो इसमें आंसर राइट किया जाएगा मतलब कि 4 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जिसने भी 4 आंसर सी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है। तो भैया एकांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होगा, 1 होगा क्या। तो आप इस पे जिसने भी ए लगाया उसका आंसर करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, संवेग आवेग परिमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है। तो संवेग आवेग परिमेय के अनुसार संवेग परिवर्तन किस राशि के बराबर होगा। तो संवेग हमेशा आवेग के बराबर रहेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, कोणीय वेग ओमेगा व रेखीय वेग वी के में संबंध क्या होता है। तो इसमें संबंध होगा आपका ब वाला v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन आर। ठीक है, ये होता है आपके क्या नाम से, ये जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये इसके अपॉन में आ जाता है क्या, ये होता है आपके ओमेगा इक्वल्स टू वी आर। ठीक है, तो v की वैल्यू तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ये आपका b वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 5th वाला, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो इसकी विकृति कहलाएगी। तो इसमें सीधा से विकृति कहलाएगी आपके अनुदैर्ध्य। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसमें बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए किसी ठोस के प्रसार गुणांक अल्फा बीटा तथा गामा का आयतन में संबंध होता है। तो अल्फा बीटा गामा में सीधा सीधा संबंध होगा 1:2:3, मतलब कि 1:2:3। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास रहेगा क्या। अगला है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक सीधा सा आपके पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, इस पे टिक लगाना है आपको बी वाले पे। जिसने भी बी वाला ऑप्शन चुना है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए एमसीक्यू का लास्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है। तो न्यूटन की ये वाला आंसर आएगा आपका बल, सी वाला आंसर इसमें आएगा। तो ये आपके एमसीक्यू जो थे वो फिनिश हो चुके हैं। अब आएंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 की संख्या का अपन इसमें आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में है कि बल तथा वेग का अदिश गुणांक F.V के बराबर होता है। किसके बराबर होगा। तो ये होता है शक्ति के, पावर। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट आंसर आएगा आपका शक्ति या पावर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया की सदैव हमेशा क्या रहती है। इसमें एक समान रहेगी, एक समान यहाँ पे आ जाएगा, एक समान या बराबर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको एक समान या बराबर भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख की ढाल वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। तो इसमें आंसर आएगा आपके वस्तु के त्वरण, या वस्तु का त्वरण भी आप लिख सकते हैं, वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। घनत्व का विमीय सूत्र यह होगा, घनत्व का विमीय सूत्र होता है ml-3T0। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिसने भी ये 12 क्वेश्चन यहाँ तक इस प्रकार से भरा है उन सभी के 12 मार्क्स कंफर्म है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। तो अति लघुतात्मक प्रश्न अपन को देखने। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हुक का नियम लिखिए। के नियम के अनुसार, हुक का नियम क्या कहता है कि भाई हुक के नियम के अनुसार किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये क्या है हमारा हुक का नियम, ये कहता है। तो आप में इसको आंसर में ये लिखना है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करो। तो द्रव्यमान केंद्र में कुछ भी नहीं है, इसमें आंसर आपको लिखना है कि किसी पिंड या पिंडों के निकाय का वह बिंदु जहां उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो इतना सा आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षी व असंरक्षी बलों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो संरक्षी बल क्या होते हैं। ठीक है, तो उसका अपन को एग्जाम्पल देना है। तो इसमें पहला इस संरक्षी का एग्जाम्पल आ जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल लिख सकते हो आप, या फिर स्प्रिंग बल लिख सकते हो, या स्थिर विद्युत बल भी आप इसमें लिख सकते हो। तीनों में से जिसने एक भी लिखा है वो करेक्ट आंसर है। अब असंरक्षी बल का एग्जाम्पल देखिए आप।
तो इसका आंसर में आएगा आपके, आप लिख सकते हो इसमें घर्षण बल लिख सकते हो, आप शान बल लिख सकते हो, या अवमंदक बल भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई भी एक आप इसमें लिख सकते हो, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है? तो इसकी परिभाषा में आपको लिखना है कि भाई दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, कि भाई दो वस्तुओं के बीच संबंध और वस्तुओं के बीच की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को दर्शाने वाला एक मान होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलेंगे, जो कि क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंडों के लिए अभिकेंद्री बल का सूत्र लिखना है। तो इसमें अपन को अभिकेंद्री बल का सूत्र हो जाएगा कि F = mv²/r, इसका ये आंसर रहेगा क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख। तो इसमें कुछ भी नहीं, आपको एक समान गति दे रखी है, तो आप बिल्कुल इस प्रकार से एक एरो खींचिए और दोनों के मान बिल्कुल कंसिस्टेंसी से बढ़ते जाएंगे, तो आप एक सीधी रेखा में ग्राफ आपको मिल जाएगा क्या। तो क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी 3 मूल राशियों के नाम व मात्रक लिखो। तो देखिए, आप इसमें आपको सारणी बना के भी आपके टीचर्स ने सबसे पहले आपको बताई होगी है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी 3 राशियाँ ले लो, जैसे कि आपने ले ली फर्स्ट लंबाई, लंबाई का मात्रक आ जाएगा आपके मीटर आ जाएगा। सेकंड आप लिख लो द्रव्यमान, द्रव्यमान का आप इसमें मात्रक क्या होता है? किलोग्राम लिख लो, ठीक है। फिर आप ले लो समय, समय का लिख लो आप सेकंड, और विद्युत धारा ले लो, उसका क्या लिख सकते हो आप? एम्पियर, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो, या फिर बाकी वो कैंडेला, केल्विन वगैरह, इनको भी आप ले सकते हो क्या। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी टॉर्क या बल न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, यानी कोणीय संवेग में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको इतना सा इसमें लिखना है। तो ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ तक फिनिश हो चुके हैं। अब अपने पास है लघुतात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 21 से 23। तो अब इनको देखते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बिल्कुल अच्छे से इसमें रिवाइजेशन भी हमने करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, बलागुण तथा कोणीय संवेग में संबंध प्राप्त करो। तो इसमें आपको लिखना है, तो इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको कोणीय संवेग तथा बलागुण के मध्य संबंध स्थापित करना है। कोणीय संवेग का आपको फॉर्मूला लिखना है इसमें, ठीक है। कोणीय त्वरण वगैरह इसमें आ जाएंगे क्या, ठीक है। ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और आपको गाइड में भी आसानी से मिल जाएगा क्या। इसका फाइनल आंसर dJ/dt = τ आंसर में इसको प्राप्त हो जाएगा क्या। एक ही धातु के 2 तारों की त्रिज्याएं का अनुपात 2:1 है। इनको समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो प्रतिबलों का अनुपात क्या होगा। तो ये आपको फॉर्मूले लगा के इसमें आंसर निकालना होगा। मैं इसका फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका फाइनल आंसर आएगा अपने पास 1:4, मतलब कि 1:4 इसका आंसर आएगा क्या। देखिए, उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों के नाम लिखो। तो इसमें आप पहला लिखना चालन, जिसको अपन इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। फिर दूसरा लिखना आप इसमें संवहन, कन्वेक्शन, और तीसरा लिखना आप इसमें विकिरण, रेडिएशन, ठीक है। तो आपको तीनों ये लिखनी है इसमें। जिसने भी तीनों लिखी हैं उसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/4 रह जाएगा। तो इसमें आपको इस प्रकार, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि अगर पृथ्वी तल से लगभग अपन 2640 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी तल पे, इसका मान क्या होता है? आधा होता है। पर इसने पूछा है अपन से क्या? 1/4। तो इसमें अपन को आंसर लिखना है पृथ्वी सतह के अपन 6400 किलोमीटर दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी सतह से इसके मान का क्या होता है? 1/4 रह जाएगा। तो इसका आंसर में आपको 6400 किलोमीटर लिखना है क्या। समतल वृत्ताकार पथ पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजन प्राप्त करो। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको डेरिवेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस प्रकार से होगा क्या। देखिए क्वेश्चन, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी। तो इसमें आपको न्यूटन की गति की समीकरण लगानी है, v² = u² + 2as, ठीक है। इसमें आपको इन सबको फिल करना है। तो इसमें लास्ट का आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। इसका आंसर रहेगा क्या। देखिए, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है कि भाई सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अपन दो सदिशों के परिणाम और दिशा के अकॉर्डिंग से त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से एक जैसे क्रम में दिखाया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा
त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश के उल्टे क्रम में परिमाण और दिशा के अकॉर्डिंग ही दिखाई जाएगी क्या। इतना सा आंसर इसमें आपको लिखने, इसमें आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा क्या। 28वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, मात्र लिखते हुए किसी पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखो। तो देखिए आप इसमें जड़त्व आघूर्ण के डेफिनेशन देना कि भाई जड़त्व आघूर्ण के अनुसार, जड़त्व आघूर्ण के नियम में पिंड का वह गुण है जिसके कारण ये कोणीय त्वरण का प्रतिरोध करता है, जो पिंड में प्रत्येक कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल का योग होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले में जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है अपने पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है क्या। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए किसी निकाय पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो उस निकाय की कुल रेखीय संवेग स्थिर रहता है। इस तरह इसे अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम प्रकृति का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसमें क्या है कि न ही इसे नष्ट किया जा सकता है न इसका निर्माण किया जा सकता है। संवेग की कुल मात्रा कभी नहीं बदलती है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है क्या। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे से कूदता है तो नाव के किनारे से दूर हो जाती है और वो व्यक्ति दूसरी दिशा में चला जाता है। बंदूक की गोली जब चलाई जाती है तो बंदूक की गोली आगे की दिशा में करती है और बंदूक पीछे की दिशा में करती है। तो इस प्रकार से आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। केपलर का आवर्तकाल नियम दीजिए, लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है कि भाई किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि उसकी कक्षा के आकार के समानुपाती होती है और आपको इसको लिखते हुए लास्ट में इसका फाइनल फॉर्मूला लिखना है। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, इसका लास्ट फॉर्मूले में आपको लिखना है क्या। किसी सरल लोलक का दोलन काल t, इसकी लंबाई l, गोलक का द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमेय विधि से दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका आंसर आपको डेरिवेशन से प्राप्त होगा। तो इसमें आप डेरिवेशन करके इसको कीजिए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, हो सकता है ईयरली एग्जाम में भी आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आप 32 वाला, बर्नौली प्रमेय का कथन लिखो। तो इसके आंसर में आपको लिखना है भाई बर्नौली प्रमेय के कथन के अकॉर्डिंग या इसके नियम के अनुसार गतिशील तरल पदार्थ की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। और यह प्रमेय द्रव यांत्रिकी से जुड़ा हुआ है, जिसे अपन बर्नौली का सिद्धांत भी अपन कहते हैं। यह प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, उस पर सिद्धांत के आधार पर ये काम करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। द्रव की गति तथा दबाव के बीच का वर्णन भी ये करता है हमारे पास, और इससे कुछ अनुप्रयोग वगैरह भी अगर आप लिखो तो और अच्छी बात है, पर आपको इतना सा इसमें लिखना है क्या। अगला है इसमें शांता गुणांक की परिभाषा दो। तो शांता गुणांक में कुछ भी नहीं है, आप इसमें लिखना किसी द्रव के दो समांतर तलों के बीच इकाई वेग प्रवणता रखने के लिए जो स्पर्श रेखाएं बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए जरूरी होता है, उसे द्रव की शांता गुणांक हम कहते हैं क्या। इतना सा आंसर आपने लिखा होगा तो आपको आंसर का क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके आंसर में आपको पहले इन सबकी वैल्यू रखनी है और फिर उन सबके मध्य में आप इनके संबंध को रिलीज बता दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने कई बार कर भी रखा होगा क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, पलायन वेग किसे कहते हैं। सिद्ध करो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पलायन वेग के लिए आवश्यक वेग 11.2 किलोमीटर पर हावर होता है। तो देखिए पलायन वेग में आपको लिखना है कि भाई वह न्यूनतम वेग जो किसी ग्रह या किसी रॉकेट वगैरह को पृथ्वी की सतह से दूर ले जाने के लिए यूज़ होता है, उसे अपन पलायन वेग बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये आंसर लिखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सॉल्यूशन देना है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में दे रखा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी को परिभाषित कीजिए क्या। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो बिंदुओं में द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले बल का परिमाण उनके द्रव्यमान गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि भाई इस नियम के अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्स में मौजूद कोई भी वस्तु है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल इसके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है, वो बल क्या कहलाएगा, अपने गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। और इसमें जी की वैल्यू आप देख सकते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करो। तो देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि भाई किसी पिंड के पास मौजूद ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा उस बिंदु पर मौजूद होती है जहाँ किसी
पिंड को अनंत से लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहेंगे क्या। प्रक्षेपी गति किसे कहते हैं, तो देखिए प्रक्षेपी गति किसे कहेंगे कि जब कोई वस्तु या कण, जिसको अपन प्रक्षेपी भी बोल सकते हैं, को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पृथ्वी की सतह से तिरछा फेंका जाता है तो वह निरंतर त्वरण के तहत घुमावदार पथ पर चलती रहती है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रक्षेपी गति कहलाती है। प्रक्षेपी गति प्रक्षेप पथ का वर्णन भी करती है और प्रक्षेप के पथ को अपन प्रक्षेपी वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना है और इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको इसका उड्डयन काल का डेरिवेशन भी कंप्लीट करना है। 36 लास्ट वाला क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन देकर इसे व्युत्पन्न करो। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, भाई किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले बदलाव के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन कुछ इसमें महत्वपूर्ण बात भी इसमें लिख सकते हैं कि भाई अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। ये प्रमेय किसी गतिमान वस्तु की दिशा, गति या ऊर्जा का अनुमान लगाने में भी हमारी मदद करता है। गति की दिशा में बल लगाने पर सकारात्मक कार्य होता है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके ये आप लिख सकते हो और इसका आपको फिर डेरिवेशन इसको कंप्लीट करना है, इसका फॉर्मूला आपको लाना है। अथवा करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करो। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के कोणों का व्यंजन प्राप्त करना है। तो देखिए प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, तो प्रत्यास्थ टक्कर की परिभाषा लिखना आप इसमें जो आपने लिखी होगी, देखना कि जिसमें टक्कर के भाई प्रत्यास्थ टक्कर या प्रत्यास्थ संघट वह टक्कर है जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों के मान क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर बोलेंगे। और अप्रत्यास्थ में लिख देंगे हम कि भाई अप्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पहले और बाद की पिंडों में कुल गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा ध्वनि या ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। जिस प्रकार से दो कारों की टक्कर, एक अप्रत्यास्थ टक्कर का एक अपने पास एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसी के साथ ये आपके जो फिजिक्स का पेपर था क्लास नंबर 11 का, उसका हमने पूरा एनालिसिस करवाया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपके सारे क्वेश्चनों, सारे पेपर का एनालिसिस इसी चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे और इन फ्यूचर भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम आपको वीडियो और आपकी हेल्प के लिए बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।